नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी। भारतीय दूतावास ने कहा, ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर करें विचार। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का पैतृक घर गिराए जाने पर भारत सरकार ने जताई गहरी चिंता। संपत्ति के संरक्षण के लिए सहयोग की पेशकश। कहा, घर के संरक्षण और पुनर्निर्माण पर विचार करे सरकार। अमेरिका इंडोनेशिया के बीच टैरिफ समझौता। इंडोनेशिया से आयातित सामान पर लगेगा 19% शुल्क, जबकि अमेरिका से इंडोनेशिया निर्यात पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। उत्तर प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी मानसून सक्रिय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोले गए तिगरा डैम के 5 गेट। और भारत इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच आज से वनडे सीरीज, T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और इसकी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कुछ स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल को ये धमकी दी गई है। वहीं हौसखा स्थित मदर इंटरनेशनल और पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल आया है। इसके अलावा सरदार पटेल विद्यालय को भी मिली धमकी। दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। स्कूलों को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया गया। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बड़ी खबर, जहां दिल्ली के कुछ स्कूलों को फिर से ईमेल द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसमें द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और वसंत कुंज वैली जो स्कूल है वो शामिल है। वहीं हौसखा स्थित मदर इंटरनेशनल और पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल आया है। इसके अलावा सरदार पटेल विद्यालय को भी धमकी दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस वक्त जांच शुरू की है। कुछ भी संदिग्ध अभी नहीं मिला है और स्कूलों को भी खाली करवा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है ईमेल के द्वारा। एक बार फिर दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी और इसी वजह से स्कूलों को खाली भी करवाया गया है। जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच में जुटा है बम डिस्पोजेबल स्क्वाड। और एक और बड़ी खबर कर रहे हैं हम आपके साथ साझा। 114 वर्षीय मैराथन धावक फौदा सिंह को टक्कर मारने वाले फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लों को पंजाब पुलिस ने जालंधर के करतारपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली। पगड़ीधारी बवंडर के नाम से मशहूर दिग्गज एथलीट फौदा सिंह का सोमवार को जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने नियमित सैर पर निकले फौदा सिंह को एक सफेद फॉर्च्यूनर ने, जो कि एसयूवी है, उसने टक्कर मार दी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब पुलिस की एफआईआर के अनुसार फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लों तेज गति से चला रहा था गाड़ी जब उन्होंने फौदा सिंह को टक्कर मारी। एफआईआर में भी ये बताया गया कि इस महान मैराथन धावक को अस्पताल ले जाने के बजाय ढिल्लों मौके से फरार हो गया। बड़ी खबर, एक हफ्ते पहले ही कनाडा से भारत आया था अमृतपाल सिंह ढिल्लों, जिसने अपनी फॉर्च्यूनर एसयूवी में टक्कर मारी फौदा सिंह को, जो कि नियमित तौर पर सैर करने के लिए निकले थे। फौदा सिंह जाने माने मैराथन धावक रहे हैं और 114 साल की उम्र में फॉर्च्यूनर से टक्कर खाने के बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावकों में फौदा सिंह का नाम दर्ज है और फौदा सिंह को रौंदकर भागने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है अमृतपाल सिंह ढिल्लों, जो कि मौके से फरार हो गया था। और आइए बात करते हैं निमिषा प्रिया की। मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा को आज यमन में मौत की सजा सुनाई गई है।
जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। उनको बचाने के लिए भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में बने हुए हैं, जिससे मौत की सजा का दिन फिलहाल टल गया। निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से इस मामले में सक्रिय होने की गुहार लगाई थी। इसके बाद सरकार की तरफ से परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। निमिषा प्रिया की मौत की सजा भले ही टल गई हो, लेकिन अभी उसकी सजा पूरी तरह से नहीं खत्म हुई। खबरों के अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में निमिषा को मौत की सजा होनी है, वो परिवार ब्लड मनी लेने पर राजी नहीं हुआ। लेकिन अब जब निमिषा प्रिया की सजा को टाला गया है, तो एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि निमिषा को बचाया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय के जरिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सभी प्रयास कर चुके हैं और अकेला रास्ता भी यही बचा है कि मृतक का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। साथ ही ये भी कहा गया कि भारतीय नागरिक नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम परामर्शों का पालन करें। जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां से जाने के इच्छुक हैं, वो सभी उपलब्ध व्यावसायिक उड़ान और नौका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को लेकर भारत सरकार ने गहरी चिंता जताई और इसे संरक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। सत्यजीत रे की ये पैतृक संपत्ति बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में है। ये संपत्ति सत्यजीत रे के प्रतिष्ठित दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी से जुड़ी है, जो खुद एक महान साहित्यकार और संदेश पत्रिका के संस्थापक थे। वर्तमान में ये भवन बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस पर गंभीर खेद जताते हुए कहा कि भवन न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक रहा है। ऐसे में इसे ध्वस्त करने की बजाय इसके संरक्षण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया कि धरोहर को एक साहित्यिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति का प्रतीक बने। इस उद्देश्य के लिए भारत ने हर संभव सहयोग देने की भी पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों पर यूएन में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर बात कही गई है। वहीं शांति सैनिकों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके, दिसंबर 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत हुई थी। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और केस में दोषी संजय रॉय ने ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास से दोषमुक्त करने की गुहार लगाई। अदालत के सामने याचिका में संजय रॉय का दावा है कि वो अपराध के लिए दोषी नहीं, लिहाजा उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिए। इससे पहले राज्य सरकार और सीबीआई दोनों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी और राय की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा कर दिया जाए। हाईकोर्ट की इसी बेंच ने सीबीआई की अपील को भी स्वीकार किया और इसी मामले की सुनवाई भी अब होगी। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में अब तक 86.32% मतदाताओं ने प्रपत्र जमा कर दिए। शेष मतदाताओं से बीएलओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि सभी पात्र मतदाता मसौदा मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में शेष मतदाताओं के भरे हुए गणना पत्र के लिए लगभग 1 लाख बीएलओ द्वारा घरों का दौरा जल्द शुरू होगा। बीएलओ उन घरों का फिर से दौरा करेंगे जहां मतदाता पिछले दौरों में अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे थे। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में भरे हुए गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि में 10 दिन और शेष हैं। बिहार के 7,89,69,844 मतदाताओं में से 6,81,67,861 ईएफ या 86% से ज्यादा एकत्रित किए जा चुके हैं।
मृत स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत लोगों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर के ईएफ संग्रह चरण ने बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं से 90% से ज़्यादा को कवर कर लिया। केवल 9.116 मतदाता ही 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपने भरे हुए ईएफ जमा करने के लिए बचे हुए हैं। ईसीआई नेट के माध्यम से मतदाता अपने ईएफ ऑनलाइन भर सकते हैं और जहां भी लागू हो 2003 ईआर में अपना नाम भी खोज सकते हैं। मतदाता ईसीआई नेट ऐप का उपयोग कर अपने बीएलओ सहित अपने चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। ईसीआई नेट पर फॉर्म अपलोड करने की संख्या में और तेजी आई और आज शाम 6 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पर 6 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सभी स्कूल और कॉलेज सावन महीनों की शिवरात्रि और कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से यह आदेश जारी हुआ। यह आदेश जिले के सीबीएसई, आईसीएसई से संबंधित शिक्षण संस्थानों और मदरसों बोर्ड के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के लिए है। इसके साथ ही सारे डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थानों के लिए भी यह आदेश लागू किया गया। इस दौरान किसी भी विद्यालय के खुले पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पवित्र सावन महीने में कांवड़िए दूर दूर से गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने काशी आ रहे हैं। वाराणसी स्वास्थ्य विभाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कांवड़िया वार्ड स्थापित किया गया, जो पूरी तरह वातानुकूलित है और यहाँ सभी प्रकार की जांच और दवाइयाँ निःशुल्क है। देखिए रिपोर्ट। सावन का विशेष महत्व है काशी में और पूरी योगी सरकार लगी हुई है सावन में पूरे प्रदेश में कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को व्यवस्था देने में। ऐसे में काशी का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जिसके सीएमएस हैं ब्रजेश कुमार जी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। इन्होंने व्यवस्था की है कांवड़ियों के लिए वार्ड की। डॉक्टर साहब, पहले तो आपके दिमाग में यह विचार कैसे आया और उस वार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं कांवड़ियों के लिए? जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमको ये अवसर दिया है कि हम अपनी जनता और आपसे सबसे मीडिया के माध्यम से रूबरू हो सकें। मैं इसमें जो हमारे जो दिशा निर्देश प्राप्त हैं ऊपर से शासन से, हमारे महानिदेशालय से, उसमें यह है कि जो हमारे जो भाई हैं कांवड़िया वाले, जो हमारे जो अपने नागरिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो वो लोग जाते हैं तो उनको कोई चिकित्सा की दृष्टि से कोई दिक्कत न हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मन में श्रद्धा होती है, बहुत ही मन और श्रद्धा की बात है। तो इसलिए उनको सुविधा देने के लिए और अपने से जो हमारे जो उच्चाधिकारियों के निर्देश प्राप्त हैं, उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 10 बेड का एक कांवड़िया वार्ड जो है वो हमने यहाँ पे स्थापित किया और क्रियाशील किया है, जिसमें कि हमारे 10 बेड हैं जो कि सब पूरे मॉनिटर युक्त हैं और सभी जो संसाधन और मानव जो हमारी मैन पावर है उससे इक्विप्ड हैं भी हैं और सभी लगातार उसमें सबकी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सिस्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही साथ उसमें डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन और हमारी जो पैथोलॉजिकल जाँचें हैं ब्लड बैंक के साथ में, सब चीज़ उसमें 24 आवर्स बिल्कुल सतर्क रहते हुए, अलर्ट मोड में रहते हुए सभी लोग वहाँ पर हमारा जो है एक्टिवेटेड है। और उसमें सबको विशेष दिया गया है कि हमारे जो कांवड़िया के आए उनको विशेष ध्यान देते हुए उनको त्वरित उपचार, समुचित उपचार ये उनको मुहैया कराया जाए, इस उद्देश्य से ये किया गया है। डॉक्टर साहब, ये बताना जरूरी होगा कि जैसे सिटी स्कैन, एक्सरे, ये सब सुविधाएं क्या फ्री हैं? हाँ, ये जब जितनी भी सुविधाएं हैं उनको उपचार की, दवा की, उनको ब्लड बैंक की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे की, ये सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं और पूरे मनोयोग से सबको समर्पण भावना से, सबकी सेवा की भावना से सब लोग कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं उनको सेवा देने के लिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से जो सेवा का भाव है वो श्रद्धा से जब आ जाता है तो किस तरह से कांवड़िया वार्ड बना देते हैं ये लोग, और सारे मेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं कि उस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, सुविधा दे सकें कांवड़ियों को। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नदी का जलस्तर बढ़ने पर तिगरा बांध के 5 गेट खोल दिए गए। जलस्तर 738 फीट से ऊपर पहुंच गया, जबकि इसे 738 फीट पर बनाए रखने की चुनौती थी। लिहाजा तिगरा डैम के 5 गेट खोलने पड़े, लेकिन इसके साथ ही नीचे की ओर 12 गांव हैं जिन्हें सतर्क कर दिया गया है। पानी एक्चुअली 738.50 हो गया था, तो हमें इसको 738 का लेवल मेंटेन करना है। तो उसके संबंध में इस वाटर लेवल को डाउन करने के लिए 5 गेट आज तिगरा के खोले गए, 2-2 फीट के आसपास, 2-2-2.5 फीट करीब। अगर पानी बढ़ता है तो 2 गेट और हैं, उनको ऑपरेट करेंगे और उनसे पानी को निकालेंगे। कम से कम इसके डाउन स्ट्रीम में 12 गाँव अपने हैं, उनको सभी को अलर्ट कर दिया गया। तहसीलदार, पटवारी, RI सबको अलर्ट कर दिया। बात है हिमाचल की, जहां मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 20 जून से 14 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन सहित अन्य कारणों से 105 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 184 लोग घायल हुए हैं और अभी भी 35 लोग लापता। 44 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। मानसून सीजन में अब तक करीब 1235 कच्चे मकान और दुकानों को क्षति पहुंची। 798 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और 953 पालतू पशुओं की मौत। नुकसान का कुल आंकड़ा 786 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगह गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगह आज से 19 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में आज और कल फिर 19 जुलाई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। सिक्किम, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, विदर्भ और उड़ीसा में कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और असम में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ट्रंप के बयान से रूस के खिलाफ उनके कड़े रुख को हमने एक ठीक दिन बाद देखा, जिसमें यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता की एक नई खेप भी शामिल है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निराश हैं, लेकिन उनका लक्ष्य रूस और यूक्रेन को संघर्ष की स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता खोजना है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया के बाजार तक टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया। ट्रंप ने कहा कि समझौते की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया में प्रवेश मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला। साथ ही ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के माध्यम से उन देशों में पहुंच बना पा रहे हैं जहां पहले कोई पहुंच नहीं थी। We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. We had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवाहित महिला को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की बात कही। हालांकि ये कानून नेपाल के नए संविधान के जारी होने के दिन से लागू करने का फैसला सुनाया गया।
पिता की संपत्ति पर अधिकार मांगने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेपाल का संविधान जारी होने के दिन से ही ये कानून लागू किया जाए, जिसमें पिता की संपत्ति पर विवाहित बेटियों को भी बराबर का अधिकार देने की बात का उल्लेख है। 5 जजों में से 3 जजों ने बहुमत से ये फैसला सुनाया कि सरकार का ये कानून संविधान जारी होने के दिन से लागू किया जाए, जबकि 2 जजों का मत ये था कि पिता की संपत्ति पर सभी बेटियों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसमें संविधान में दिन, तारीख या साल नहीं लिखा, तो इसमें अविवाहित और विवाहित नहीं देखना चाहिए। नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड्गा ने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए विधेयकों को लेकर निजी क्षेत्र से घबराने के बजाय भरोसा बनाए रखने की अपील की। IPPN कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, सभी विधेयक राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। सभी ऊर्जा परियोजनाओं के IPO और पावर परचेज अग्रीमेंट में निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई गई। ये समिति परियोजनाओं की स्थिति के अनुसार निर्णय लेगी। मंत्री के अनुसार नेपाल सरकार ने 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का रोड मैप तैयार किया, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कार्यकाल के दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी निजी क्षेत्र की भूमिका की सराहना की है। सैंड आर्टिस्ट यानी रेत पर कलाकारी करने के लिए एक अच्छी खबर है उन तमाम कलाकारों के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सैंड आर्ट पर 2 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए। ये पाठ्यक्रम विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक के सहयोग से स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों के नाम इंट्रोडक्शन टू सैंड आर्ट और प्रिंसिपल एंड फॉर्मेट्स ऑफ सैंड आर्ट है। इन दोनों पाठ्यक्रमों को खुद सुदर्शन पटनायक ने तैयार किया। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। सैंड आर्ट की दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुके सुदर्शन पटनायक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, अब वो एक नए रोल में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, हम सीधे चलेंगे सुदर्शन पटनायक जी से, जानेंगे क्या होगा इनका नया रोल और क्या वो नया एजुकेशन पॉइंट लेके आए बच्चों के लिए जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाएगा। किस तरह से एक नया आप जो एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं इग्नू के साथ, जो आपका टाइप है, क्या है वो पूरा का पूरा एजुकेशन प्लान? नहीं, मैं तो कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिनने की एक नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया उसके वजूद कि हमारा भारत में हर कोने में जो क्रिएटिव फॉर्म्स है वो आगे आ सकता है, और उसकी वजह से ही आज जो इग्नू के तरफ से जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से सारा वर्ल्ड में किसी भी कोने में सैंड आर्ट को सीख सकते हैं। मैं सोचता हूँ सैंड आर्ट तो दुनिया भर में था, बट पूरी जगन्नाथ धाम से ही उड़ीसा से शुरू हुआ था। आज वो कला को, रेत की जो कला है, सैंड आर्ट बोलते हैं, तो वो आज एक एजुकेशन फॉर्मेट पे आया है। 6 महीना का एक कोर्स होगा और उसमें ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरा इस कोर्स के थ्रू हम दिखाएंगे कि इस तरीके से सैंड आर्ट का, इसका थ्योरी भी बन रहा है, प्रैक्टिकल भी है। इसका पूरा कोर्स का डिज़ाइन हमने किया हुआ है। उसके साथ जो इग्नू की तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी किया गया है, वो इसको देख रहे हैं और इसको वेरीफाई किए हैं। आज इग्नू के जो वाइस चांसलर है उनने लंच किया हुआ है, और ये एक बहुत खुशी की दिन है हम सब लोग के लिए, क्योंकि सैंड आर्ट को एक एजुकेशन फॉर्मेट में लाया गया है। सारा विश्व भी देखेगा कि विश्व में इतना सैंड आर्ट पॉपुलर है, इतना वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, US ओपन होता है, बट उसका एजुकेशन कहाँ पे नहीं हुआ था। ये पहले बार भारत में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए, आज एन आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। कैमरामैन आशीष के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज का आज आगाज होना है। सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नज़र अब वनडे सीरीज जीतने पर है। इससे पहले खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से अपने नाम किया था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में आर्चर ने लंबे समय के बाद वापसी की थी और मैच में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने मैच में अपनी तीसरी ही गेंद पर विकेट हासिल किया था। भारत की दूसरी पारी में आर्चर ने 3 विकेट लिए थे और इंग्लैंड 192 रन की रक्षा करने में कामयाब रहा। आर्चर चोट के कारण 4 साल से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट से दूर थे। सीरीज का चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई से खेला जाएगा।
और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।